नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर के बारे में बात करेंगे। उसके बिजनेस को समझेंगे, मतलब बैंक क्या करता है ये समझेंगे, उसके फंडामेंटल्स को समझेंगे एंड देन फाइनली उसके टेक्निकल्स पे आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि बैंक क्या करता है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक इनकॉर्पोरेटेड इन 2008, मतलब 2008 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। इट इज अ लीडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया। और इसमें लिखा है द कंपनी स्टार्टेड ऑफरिंग एसएफबी सर्विसेज इन 2017, मतलब 2008 में ये बैंक इनकॉर्पोरेट हुआ था। उस टाइम पे ये एनबीएफसी एज ए एनबीएफसी वर्क कर रहा था। देन 2017 में ये स्मॉल फाइनेंस बैंक की सर्विसेज देने लगा और कैटेगराइज हुआ। और इसके बारे में अगर थोड़ा सा देखें अपन, तो अगर देखोगे कि एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24, मतलब 2024 में द बैंक हैज अ प्रेजेंस अक्रॉस 15 स्टेट्स एंड यूटीज, मतलब 15 स्टेट्स में इसकी प्रेजेंस है। 695 बैंकिंग आउटलेट्स, करेंटली 2024 में इसके 693 आउटलेट्स हैं। वहीं अगर 2023 का अगर देखोगे आप तो 577 ब्रांचेस थे, मतलब करेंट ईयर में 118 ब्रांचेस इसने नए ऐड किए हैं। और अगर आप देखोगे तो इसका कस्टमर बेस, द बैंक है 28.2 लाख कस्टमर्स इन मार्च 24 वर्सेस 23.1 लाख इन मार्च 2023। मतलब मार्च 23 में 23 लाख कस्टमर्स थे, मार्च 24 में 28 लाख कस्टमर्स है। अराउंड 5.1 लाख कस्टमर्स इसके बढ़े हैं करेंट ईयर में। मतलब बैंक काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, नए नए ब्रांचेस ऐड कर रहा है, प्लस कस्टमर बेस अपना बढ़ा रहा है। और एक चीज आपको लगेगा कि हमने तो कभी इस बैंक के बारे में सुना ही नहीं, अगर इतना बढ़िया बैंक है तो हमने सुना होगा। तो नोटिस करोगे आप कि इसकी प्रेजेंस मोस्टली साउथ रीजन में है। ये देखोगे आप जियोग्राफिकल मिक्स में देखोगे आप तो महाराष्ट्र में इसकी प्रेजेंस 25% है, तमिलनाडु में 17% है, कर्नाटका में 16% है एंड उड़ीसा में 15% है। मतलब सदर्न रीजन में इसकी प्रेजेंस ज्यादा है, इसलिए हो सकता है आपने इस बैंक के बारे में ना सुना हो। बट बैंक लगातार ग्रो कर रहा है, कस्टमर बेस इसके बढ़ रहे हैं, प्लस ये नए नए ब्रांचेस ऐड कर रहे हैं। तो अब एक बारी इसके फाइनेंशियल्स में चलते हैं। फाइनेंशियल में क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखोगे अगर, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपको लगातार ग्रोथ दिखेगी। मार्च 24 की हाईएस्ट ईवर क्वार्टरली रेवेन्यू है। देन प्रॉफिट में आ जाओ आप, प्रॉफिट में लगातार आपको ग्रोथ दिखेगी, हाईएस्ट ईवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स हैं बैंक के। अगेन ईयरली अगर P&L स्टेटमेंट में आए तो रेवेन्यू अगर आप देखोगे कि लगातार ग्रो हुए रेवेन्यू। देन अगेन मार्च 24 में हाईएस्ट एवर रेवेन्यूज हैं इसके, प्लस मार्च 21 से अगर कंपैरिजन करोगे तो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं इसके रेवेन्यूज। अब एक बार इसके प्रॉफिट देखते हैं। नेट प्रॉफिट देखोगे, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट दिखेंगे आप 216 करोड़ का। और यहाँ पे एक निगेटिव फिगर आपको मार्च 22 में दिख रही होगी, तो यहाँ पे मार्च 20 के बाद थोड़ा सा डाउनफॉल आया था, प्रॉफिट 12 करोड़ हुए थे, मतलब कोविड का इम्पैक्ट आया था। उसके बाद बैंक ने थोड़ा सफर किया, माइनस में इसके प्रॉफिट्स मतलब लॉस हो गए थे। देन 2023 में इसने रिकवरी करी और मार्च 24 में हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स। और अगर कोविड के पहले का प्रॉफिट भी ले लें तो 111 करोड़ था मार्च 20 में, एंड देन 2024 में 216, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गए इसके प्रॉफिट्स। अब एक बारी बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट में अगर देखोगे आप तो मार्च 24 को मुझे दिख नहीं रहा है, लगातार रिजर्व्स ग्रो हुए हैं। यहाँ पे मार्च 21 के बाद थोड़ा सा डाउन क्यों आया था मार्च 22 में रिजर्व, क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट अगर देखोगे आप लॉस था, यहाँ पे प्रॉफिट था ही नहीं, इसलिए रिजर्व कम हुए थे, कोविड के कारण ही था। बट वैसे लगातार इसके रिजर्व्स ग्रो हुए हैं, प्लस मार्च 23 में भी रिजर्व्स बढ़े हैं मार्च 22 के बाद, ठीक। उसके बाद अगर देखोगे आप तो बैंक्स में बोरोइंग्स बढ़ना अच्छा होता है, तो इसके बोरोइंग्स भी लगातार बढ़े हैं। प्लस फिक्स्ड एसेट देखोगे आप तो 163 करोड़ के फिक्स्ड एसेट 2023 में थे। अब ऑलमोस्ट 2021 से अगर कंपेयर करो आप फिक्स्ड एसेट तो 4 टाइम्स फिक्स्ड एसेट इसके हो गए। मतलब ये बैंक ब्रांचेस, अभी अपन ने बात करी थी कि ये ब्रांचेस ऐड कर रहे हैं लगातार और काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, कस्टमर बेस बढ़ रहे हैं इसके। तो फिक्स्ड एसेट 4 टाइम्स होना 2021 के अकॉर्डिंग, मतलब काफी फास्ट ग्रोथ हो रही है इसकी।
मतलब ये कस्टमर बेस बढ़ा है, नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, नए नए ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं, इसीलिए फिक्स्ड एसेट बढ़ रहे हैं इसके। अब एक बार इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखोगे आप, प्रमोटर्स के पास इतना ज्यादा होल्डिंग नहीं है, बट अगर आप इन तीनों का टोटल करो, मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड्स का, प्रमोटर्स, FIIs, DIIs का तो टोटल होता है अराउंड 39 या 40%। अब पब्लिक के पास आपको 60% की होल्डिंग दिख रही होगी, बट अगर आप इसको डिटेल में देखोगे तो इसमें भी काफी ज्यादा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, HNIs हैं, जो कि होल्ड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 7 से 8 ऐसे HNIs हैं या फिर कोई फंड है जो कि 3% या 2% होल्ड कर रहे हैं, मतलब 25% का होल्डिंग इनके पास है। तो रिटेल के पास कितना बचता है? रिटेल के पास अराउंड 35% बचता है। तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में सिर्फ प्रमोटर्स नहीं आते हैं, स्ट्रॉन्ग हैंड्स में कौन आते हैं? FIIs, DIIs एंड HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो रिटेलर्स के पास ओनली 35% की होल्डिंग है, बाकी 65% होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो अब इसके टेक्निकल्स पे चलते हैं और सूर्योदय बैंक का ही चार्ट खोला है। तो अगर आप नोटिस करोगे कि 2021 में इसका IPO आया था, 300 से 305 के बीच में प्राइस रेंज था, एंड देन IPO आया, उसके बाद ये शेयर गिर गया, नीचे आ गया एकदम से। कितने % डाउन आया था ये शेयर? ये शेयर अगर आप देखोगे तो 73% डाउन आया था। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन यही है कि अभी अपन ने फाइनेंशियल देखे इसके, मार्च 21 और मार्च 22 में इसकी प्रॉफिटेबिलिटी हिट हुई। उसका रीजन सिंपल था, उसका रीजन कोविड का आना, लॉकडाउन का आना था। अब इतना ज्यादा हिट क्यों हुआ? तो इसके पीछे का एक रीजन समझते हैं कि जब कोविड आया था तो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इनका क्या काम होता है? स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का काम है कि जो छोटे मोटे वर्कर्स हैं, जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं, या जो जिनकी इनकम कम है, उन्हें लोन्स प्रोवाइड कराना। क्योंकि वो जो वर्कर्स या स्मॉल बिजनेसमैन है, उनके पास इतनी इनकम नहीं होती कि वो बड़े बैंकों से लोन ले सकें। प्लस इतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होती है, ITR वगैरह, इनकम ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये एलिजिबल ही नहीं होते लोन लेने के लिए बड़े बैंकों से। तो अब ये छोटे बैंक इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं करते और इजीली लोन्स अवेलेबल करा देते हैं उन्हें। सो जब कोविड आया तो जो ये वर्कर्स थे, जो स्मॉल बिजनेसमैन थे, तो अपने न्यूज़ में या फिर वीडियो देखा होगा कि जो वर्कर्स थे वो सारे अपना बोरिया बिस्तर बांध के अपने सर पे रख के गांव निकल लिए थे, गांव चले गए थे, प्लस अपने घर की तरफ सब चले गए थे, क्योंकि लॉकडाउन था तो अब उनके इनकम का सोर्स तो बंद हो गया था, और उनके इनकम का सोर्स बंद हुआ, प्लस जो ये बैंक्स थे इनके इनकम का सोर्स भी बंद हो गया, क्योंकि जब वर्कर्स ही नहीं है, जो स्मॉल बिजनेसमैन ही नहीं है, तो ये लोन किसे देंगे? अब प्लस जब उनकी इनकम आया नहीं रही थी स्मॉल बिजनेसमैन या वर्कर्स की, तो वो लोन रीपे कैसे करेंगे? अब लोन रीपे हो नहीं रहा था, तो इन बैंक्स क्या हुई, जो नॉन प्रॉफिट NPA थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ गए थे। उसके कारण इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हिट हुई थी, वो अपन ने देखा अभी फाइनेंशियल्स में, ठीक। उसके कारण ये शेयर इतना ज़्यादा डाउन आया। पर अब क्या है, अब लॉकडाउन नहीं चल रहा, अब सब चीज़ नॉर्मल हो गई है। ये शेयर, इस बैंक के प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई हैं, प्लस रिजर्व्स वगैरह सब ऑल टाइम हाई, रेवेन्यूज हाईएस्ट एवर है। सो और इसका शेयर अगर आप देखोगे, अभी एक बार ये डिलीट कर देता हूँ मैं ड्रॉइंग्स, तो इसका शेयर अब चलना स्टार्ट कर दिया है। अभी इसका चार्ट पैटर्न अगर देखें तो आप देखोगे कि इसने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया, इस रेजिस्टेंस के अराउंड इसने एक चार्ट पैटर्न फॉर्म किया। उस चार्ट पैटर्न का नाम है कप विथ हैंडल। ये इसका कप हो गया, ये इसका कैंडल हो गया, सॉरी हैंडल हो गया, देन इसका अगेन एक और हैंडल, मतलब कप विथ मल्टीपल हैंडल्स। और अगर ये चार्ट पैटर्न में एक हैंडल से ज्यादा होता है तो काफी अच्छी बात होती है, मतलब टारगेट हिट होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब एक बार इसका टारगेट देखते हैं। टारगेट कहां से, कप की पूरी डेप्थ लेंगे अपन और उसको रेजिस्टेंस वाली लाइन पे रख देंगे। तो इसका टारगेट कितना नजर आता है, इसका टारगेट अराउंड 306 के अराउंड नजर आता है। और अब ये ब्रेकआउट दे चुका है कि नहीं, एक बार ये कंफर्म कर लेते हैं।
अगर देखोगे आप तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, बट ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हो। ब्रेकआउट होना मतलब ग्रीन कैंडल के साथ रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होना, ये होता है ब्रेकआउट। प्लस कंफर्मेशन क्या होती है कि उस ब्रेकआउट वाली कैंडल के साथ उस ब्रेकआउट वाली कैंडल के ऊपर एक ग्रीन कैंडल का क्लोज होना, जो कि यहाँ पे नहीं हुआ। इसने ब्रेकआउट दिया बट ब्रेकआउट कंफर्म नहीं किया, फिर से शेयर को नीचे ले गया, अनदर हैंडल बनाया। अब ब्रेकआउट कंफर्मेशन कहाँ पे होता है? इस वाली लाइन के साथ अगेन इसने ब्रेकआउट दिया, इसके जस्ट बाद वाली लाइन जो है उस पर इसने ब्रेकआउट कंफर्मेशन दिया। ये देखोगे अगर आप तो एक बार बड़ा करके दिखा देता हूं। ये जो ग्रीन कैंडल थी जिसपे ब्रेकआउट दिया, उसके जस्ट ऊपर क्लोज हुआ, मतलब ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो गया। और अब ये शेयर अभी तक देखोगे आप तो हैंडल के नीचे नहीं आया, इसका प्राइस थोड़ी देर के लिए वहीं पे ट्रेड कर रहे हैं, मतलब ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो गया है। अब बात आती कि ये शेयर कब तक में अपना टारगेट अचीव करेगा, कब तक में इसका टारगेट हिट होगा। तो मुझे 1 साल से ज्यादा नहीं दिखता है, 1 साल भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बैंक इतनी जल्दी ग्रोथ कर रहा है। प्लस इसके जो प्रॉफिट्स हैं बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं, इसके कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसकी एसेट्स जो है जो कि 4 टाइम्स हुई फ्रॉम मार्च 2020 से 4 टाइम्स ग्रो हुई। तो नए नए ब्रांचेस ऐड कर रहा है, प्लस टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अब इसका शेयर चलना भी स्टार्ट हो गया है। और जो इसका टेम्परेरी रीजन था नीचे आने का, वो तो बिल्कुल खत्म हो गया। वर्कर्स अगेन काम कर रहे हैं, लोन्स अगेन दिए जा रहे हैं उन्हें, स्मॉल बिजनेसेस अगेन सेटअप हो रहे हैं, तो लॉकडाउन तो है नहीं। और 58% का गेन 1 साल में काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स है। बट अब एक सवाल आता है कि अब क्यों चलेगा, अभी तक नहीं चला तो अब क्यों चलेगा। तो इसका रीज़न सिंपल सा है कि ऑपरेटर के पास कभी भी इतना पैसा नहीं होता कि वो सारी जो लिस्टेड कंपनीज है 1500-1600 जो भी लिस्टेड कंपनीज है उनको इकट्ठे ले चले, है ना। और दूसरी चीज़, अगर इतना पैसा उनके पास होता भी तो 1-2 कंपनीज पे खेल रहे होते हैं। एक को ऊपर ले जाते, देन उसको पटक देते नीचे, फिर ऊपर ले जाते, फिर नीचे ले आते, है ना। और दूसरा चीज़ अब इसलिए चलेगा क्योंकि इसने अपना रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया है। और ये एक चीज़ समझना कि ये जो बैंक है स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये थोड़ा सा अंडर वैल्यूड भी है। एक बार इसके फंडामेंटल्स में चलेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो इसकी अगर बुक वैल्यू देखोगे तो 149 है, और इसका करेंट प्राइस कितना है 191। तो इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी आती है 1.28। और बाकी अगर सिमिलर बैंक्स से एक बार कंपैरिजन करें तो ये जो पीयर कंपैरिजन दिखा रहा है इस पे मत आना, क्योंकि इसका ये जो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये क्या है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है। और बाकी जो HDFC बैंक दिखा रहा है, ये ICICI बैंक दिखा रहा है, एक्सिस बैंक दिखा रहा है, ये काफी बड़े बैंक है, फुल फ्लेज बैंक है ना। तो इसके साथ इसका कंपैरिजन नहीं होगा। इसका कंपैरिजन किसके साथ होगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। तो एक बार सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इक्विटास, इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी आ रही है 1.98, और सूर्योदय की कितनी है 1.28। और देखते हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसकी कितनी प्राइस टू बुक वैल्यू है 4.09, और अपने सूर्योदय बैंक की कितनी है 1.28। एक और बैंक है स्मॉल, उसका भी देख लेते हैं, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक करके, उसका देखोगे अगर तो 1.89 है, और सूर्योदय का कितना है 1.28। सो अगर इनकेस अगर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू इक्विटास के बराबर भी होती है जिसकी 1.98 थी, तो इसका प्राइस कितना होना चाहिए, इसका प्राइस होना चाहिए एक बारी 149 इंटू 1.98 295, है ना। तो और अपना टारगेट कितना निकल के आया था, अपना टारगेट भी निकल के आया था 306, मतलब अराउंड 295 और 306 में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं, तो उसी के अराउंड आता है। सो अभी ये बैंक थोड़ा सा अंडर वैल्यूड भी है बाकी बैंक्स के कंपैरिजन में। अब एक बारी दूसरे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के भी टेक्निकल्स देख लेते हैं कि उन्होंने कैसा चार्ट पैटर्न बनाया था ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो एक बारी इक्विटास बैंक के चलते हैं, और इक्विटास बैंक का अगर आप चार्ट देखो तो उस पीरियड में ये भी नीचे गया था, इसने भी एक चार्ट पैटर्न बनाया, एंड देन
उसके बाद ये ऊपर गया। अब एक बारी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका देखते हैं। तो ड्यूरिंग उस पीरियड में इसका शेयर भी नीचे गया और इसने एक कप विथ हैंडल चार्ट पैटर्न बनाया और फिर ये क्या हुआ इसका, फिर ये ऊपर गया। तो सेम अभी फिलहाल किसकी हालत चल रही है, सेम सूर्योदय बैंक में अगर जाओगे आप, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाओगे तो अभी फिलहाल इसने भी चार्ट पैटर्न बनाया और ऊपर जाने की तैयारी में है, क्योंकि इसने रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर दिया। और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक करेंटली मुझे एक जिम दिखता है, करेंटली जिम इन द सेंस कि इसने एक चार्ट पैटर्न बनाया, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया है, कंफर्मेशन भी आ चुकी है, प्लस इसका जो कस्टमर बेस है प्लस जो इसके ब्रांचेस बढ़ रहे हैं लगातार, वो बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखाते हैं इतने कम टाइम फ्रेम में। तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक डेफिनेटली अ वेरी गुड बाय फॉर। और एक साल से ज़्यादा ये नहीं लेगा अपना टारगेट अचीव करने में। एक साल में अपन का गेन कितना था, 58-59% का गेन, बहुत बढ़िया रिटर्न है। प्लस वही चीज़ है कि अब मैंने तो पूरी रिसर्च कर ली इसके बारे में, बैंक को समझा, इसकी प्रेजेंस कहाँ पर है, प्लस इसके टेक्निकल्स देखें, इसके प्रॉफिट एंड लॉस के डिटेल्स में गया, कस्टमर बेस देखा इसका, मतलब सारी एनालिसिस करी। बट वही चीज़ है कि कन्विक्शन, मेरी कन्विक्शन तो पूरी है, बट ये कन्विक्शन आपके पास कैसे आएगी, जब आप खुद बैठोगे ये सब चीज़ें करने, तब शेयर अगर 5% 10% नीचे भी जाएगा तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने बेकार शेयर खरीद लिया है। बट किसी के कहने पे अगर शेयर खरीदोगे तो डेफिनेटली 2% 2 रुपये भी नीचे गया तो आपको लगेगा कि शेयर बेकार है। सो आप खुद की कन्विक्शन लाइए। और फिलहाल सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर दिख रहा है करेंट सिचुएशन में। थैंक यू।